Hello everyone, welcome to the Victory IS. I am Yanishari. As you are already aware, we have started the 2 years current affairs series for the UPSC. So in that series, today we are going to take up the current affair related to the roads topic. So let's start with our first news. तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि जिसको हम बीओटी मॉडल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जो करते हैं फाइनेंस, उसको बिल्ड करेंगे उस प्रोजेक्ट को, ऑपरेट करेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फॉर 20 to 30 years जो भी आपका एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, और उसके बाद वो ट्रांसफर कर देंगे टू द गवर्नमेंट। अब इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं? तो वो रेवेन्यू अपना रिकवर करते हैं और इन्वेस्टमेंट थ्रू द टोल्स एंड यूजर चार्जेस, जो कि 20 to 30 years के जो हमें राइट्स दिए हैं उनको कि भाई आप इसको ऑपरेट करोगे, टोल्स में आप जाते होंगे तो टोल आपको लिया जाता है। तो वो यूजली जो जिसने कंस्ट्रक्शन किया होता है, जिसने बिल्ड किया होता है वो हाईवे या फिर वो एक्सप्रेसवे, वो यूजली उसको टोल रिकवरी करके अपने इन्वेस्टमेंट का रिकवरी करते हैं। इसमें जो ओनरशिप होती है दैट इज एसेट इज ट्रांसफर्ड बैक टू द गवर्नमेंट आफ्टर द कंसेशन पीरियड इज ओवर। यानी कि जो आपका 20 to 30 years के जो हमने प्राइवेट प्लेयर को दिया था, उसके बाद वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट को। ये हमारा होता है बीओटी मॉडल, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, जो आपने कई बार आपने नाम सुना होगा। अगर हम बीओटी मॉडल को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो बीओटी मॉडल है वो डोमिनेट करता था जब 2011-12 की बात की। 2011-12 में इट वाज अराउंड 96% हमारे जो जितने भी मॉडल्स थे, जो भी प्रोजेक्ट्स थे, वो बीओटी मॉडल पे बेस्ड थे। बट पोस्ट 2011 हम लोग क्या देख रहे हैं? देयर इज अ डिक्लाइन ऑन द लैक ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिस्क बढ़ रहा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा बीओटी मॉडल्स की जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बीओटी मॉडल्स की तरफ किसी और पे शिफ्ट होने लगे। अब वो यूजली शिफ्ट कहां पर हुए? वो शिफ्ट हुए आपके ईपीसी मॉडल, जो कि आपके बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट है हम प्राइवेट क्लेम करेंगे, आप इसको बना दीजिए, बनाने के बाद इस पे जो भी ऑपरेट करना है, इसकी ओनरशिप वगैरह सब हम अपने पास रखेंगे, आपको बनाने का पैसा मिल जाएगा। फिर आपका आता है एक हैम मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई इसमें प्राइवेट प्लेयर और स्टेट दोनों मिलकर अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, रिस्क शेयरिंग का होता है। तो इस बेस पे प्रपोर्शन पे ये लोग प्रोजेक्ट को अंडर ट्रिपल पी मॉडल ये लोग डेवलप करते हैं। करंट अभी जो मूव है वो ये है कि एनएचएआई जो आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दे आर रिटर्निंग टू द बीओटी मॉडल। तो एक्सपेक्टेड है कि जिससे हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर से बूस्ट होगी। तो ये हमारी न्यूज थी। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें इस न्यूज आर्टिकल की, तो प्रीलिम्स में क्या आपसे पूछा जा सकता है? आपके जो डिफरेंट ट्रिपल पी मॉडल्स हैं, तो जैसे बोर्ड हो गया, ईपीसी हो गया, हैम हो गया, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल्स, इसके अलावा और कौन कौन से मॉडल्स हैं, जैसे स्विस चैलेंज मॉडल है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोल क्या है, आप पे इस पर भी सवाल बनाया जा सकता है। मेंस में अगर हम बात करें तो ये जीएस 3 में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस 3 में किस तरीके से ये पूछा जा सकता है? तो एक डायरेक्शन पूछी जा सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए ड्राइवर ऑफ ग्रोथ कैसे है, ट्रिपल पी मॉडल्स इन इंडिया, उसके चैलेंजेस क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या हम ला सकते हैं, वे फॉरवर्ड या क्या सजेशंस आप दोगे, क्योंकि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं सबके कुछ ना कुछ लूपहोल्स होंगे, कुछ ना कुछ आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होंगे, तो उसको एनालाइज करना, उस पर आप पे सवाल बनाया जा सकता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मेजर जो रोल होना चाहिए वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, बट हम लोग प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्यों पुश कर रहे हैं, तो उसका फायदे क्या है? तो जैसे आपने देखो एफडीआई हो गए, है ना, तो वही सारे आपके मॉडल्स आते हैं, तो वो आपके बनेंगे। तो ये आपके रिलेटेड जुड़ा है इस न्यूज आर्टिकल का। लेट्स मूव टू द न्यूज, नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग उड़ीसा मो बस। तो इसको क्या हुआ है कि यूएन ने, जो यूएन स्पेशल पब्लिक सर्विस अवार्ड है, उसने इसको रिकॉग्नाइज करा है इन द टॉप 10 ग्लोबली। तो उड़ीसा में जो मो बस चलती है उसको यूएन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड में रिकॉग्नाइज करा हुआ है। तो इसको क्यों रिकॉग्नाइज किया गया है? द आइडिया इज, द जो मो बस है उसने प्रमोट किया है आपका जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन टू द एसडीजीज, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और आपके जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज है उसको प्रमोट करने में मो बसेस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। इसकी वजह से यूएन ने इसको पब्लिक सर्विस अवार्ड के लिए कंसिडर करा है ना। अब हम थोड़ी सी बात करें की फीचर्स क्या है आपकी जो मो बसेस है।
तो जो मो बस है आपकी दैट इज टैक इनेबल्ड, यानी कि इसमें आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रैवल प्लानर्स हैं आपकी, ई टिकटिंग्स हैं, आप फोन से ही टिकट ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कंडक्टर से आपको टिकट लेने की जरूरत हो। फिर अगर हम जो मो ई राइड्स है, इसमें ई रिक्शा भी आपके कनेक्टेड है, यानी कि आपको लास्ट माइल फीडर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये नहीं कि सिर्फ बसेस है, आपके ई रिक्शा भी इसी के साथ कनेक्टेड है आपके। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जैसे हमने कहा, जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रहा है मो बस ओडिशा में। तो 40% जो आपके बस कंडक्टर्स हैं, मो बस कंडक्टर्स, वो आपकी कौन है? वो है आपकी वुमेन। और 100% वो ई राइड ड्राइवर्स, वो आपकी वुमेन, ट्रांसजेंडर, डिसएडवांटेज ग्रुप से। तो जो आज से आपकी ई रिक्शा वगैरह हो गए, वहां पर आपकी जो 100% जो आपके ड्राइवर्स हैं, वो सारी कौन है? वो वुमेन है या ट्रांसजेंडर है या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से। तो इसी ऐसे ही देखा हो रहा है, और इंक्लूसिव आइडिया है हमारा, इसी की वजह से यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज करा। इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो 57% जो आपके कम्यूटेटर्स हैं भुवनेश्वर रीजन में, वो आपकी मो बस को यूज करते हैं। मो ई राइड जो है, जो आपके ई रिक्शा टाइप हो गए, उसने क्या करा है? आपके पॉल्यूशन को कट करा है बाय 30 to 50%। तो यानी कि दे आर नॉट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द सोशल एम्पावरमेंट एज वेल एज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्लाइमेट चेंज, यानी इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी है इसका। तो इट प्रमोट द इंक्लूसिव मोबिलिटी एज वेल एज क्लीन ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज इसका इम्पैक्ट है। अब हम थोड़ा सा यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ इनोवेशन इन गवर्नेंस, एंड इट रिवॉर्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एडवांसिंग इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपकी जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये रिवॉर्ड करती है कि भाई आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से, रिस्पॉन्सिव तरीके से आप काम कर रहे हो, तो उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको अवार्ड करती है, जैसे आपके उड़ीसा में वो बस को किया गया है। अब हम इसकी अगर यूपीएससी रिलेवेंस में बात करें, तो प्रीलिम्स में कहां सवाल बनाया जा सकता है? तो प्रीलिम्स में आपके यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आपके मो बस या मो ई राइड से कुछ फीचर्स वगैरह पे आपके कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं। मेंस की अगर हम बात करें, तो ये आपके दो टॉपिक्स हैं, आपके दो पेपर है, जीएस 2 एज वेल एज जीएस। यहाँ दोनों में इसको हम लोग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पर हम लोग जीएस 2 में हम इसको यूज कर सकते हैं, वो बसेस के केस स्टडीज को। फिर जेंडर एम्पावरमेंट इन पब्लिक सर्विस, यानी कि सोशल गवर्नेंस जो है आपका है जीएस 2, वहां पर आपको इसको यूज कर पाएंगे। फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, जो आपके एसडीजी गोल्स 5 हो गया, जेंडर इक्वालिटी गोल 11 आपके हो गए जो सस्टेनेबल सिटीज के लिए है, गोल 13 जो आपके क्लाइमेट एक्शन के लिए है। तो ये सारे आपके गोल्स एसडीजीज को, जो हमने कहा था ना कि एसडीजीज को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इतने सारे एसडीजीज को ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मॉडल, जो मॉडल है आपका, वो केस स्टडी बनेगा फॉर अर्बन गवर्नेंस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आप इसको एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हो। So let's move to the next news article. तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, दैट इज अगेन रिगार्डिंग टू द अवार्ड्स। तो इसमें क्या है, आपके नेशनल हाईवे एक्सेलेंस अवार्ड्स दिए जा रहे हैं इन 2021। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। वेन्यू क्या था? दैट इज ऑफ विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में। और ये पार्ट था ऑफ योर आजादी के अमृत महोत्सव। थीम थी इसकी इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो आपकी जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए है, तो यानी कि एनएचएआई जो है वो एक तरीके से आपको अवार्ड्स दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इन अवार्ड्स के? तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्सीलेंस इन द हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड द मैनेजमेंट। तो जो आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन हैं उसमें जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको रिवॉर्ड करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, मोटिवेट करना जो आपके कंसेशनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, ताकि वो और अच्छे से, मोर एंथुसियास्टिकली दे कंट्रीब्यूट और वो आपके इस पे काम कर सके। एनकरेज करना अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव डिजाइन। जब आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज करोगे तो उसके अंदर भी और अच्छे से काम करने की वो लालसा बढ़ेगी, है ना? दे विल बी मोर मोटिवेटेड। जब वो मोटिवेटेड होंगे तो वो नई टेक्नोलॉजीज को की तरफ एनकरेज होंगे। वहीं पर अगर मान लीजिए आपने काम अच्छा करा और कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये आपका भी लगेगा भाई क्यों हम इतना एफर्ट मारे। तो इन्हीं चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए एनएचआई ने आपके ये अवार्ड्स दिए हैं। तो जो आपका अवार्ड प्रोसेस है वो क्या है? इसमें अराउंड 122 नॉमिनीज आपके रिसीव हुए 2021 के साइकिल में। 89 आपके वैलिड थे, जिसमें से 58 को शॉर्टलिस्ट किया गया।
37 का फील्ड असेसमेंट किया गया एंड फाइनली 13 अवार्ड्स दिए गए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट हम लोग देख सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इनोवेशन एक ये कैटेगरी थी, ग्रीनरी एंड इनिशिएटिव्स ये भी आपकी कैटेगरी थी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, टोलिंग प्रोसेस और रोड सेफ्टी। तो ये आपकी 5 कैटेगरीज थी जिसमें ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं आपके। फिर इसमें जो पैनल डिस्कशन था उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया, तो रोड सेफ्टी फ्रंटियर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर डिजाइन, हिल रोड स्लोप स्टेबलाइजेशन, रोड एंड जियो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो गया, इनोवेटिव पेमेंट मटेरियल्स एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स थे जिस पे आपके पैनल डिस्कशन हुआ था। इसमें जो आपके पार्टिसिपेंट थे, जो एनएचएआई के चेयरपर्सन अलका उपाध्याय और अदर एक्सपर्ट्स आपके इसमें पार्टिसिपेंट थे। अब इस न्यूज आर्टिकल का यूपीएससी रिलेवेंस अगर हम लोग देखें तो कौन सी मिनिस्ट्री है बिहाइंड द अवार्ड्स, कोई अभी थीम थी 2021 अवार्ड्स की और की फोकस एरिया जैसे जैसे इनोवेशन हो गया, सेफ्टी हो गया, ग्रीन रियूज हो गया। बट जो इसका मेजर आपका था मेंस में, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस में भी अगेन 2 पार्ट रहेंगे, जीएस2 एंड जीएस3। तो अगर हम देखें जीएस2 जैसे गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो वहां पर आप एग्जांपल को यूज कर सकते हो कि कैसे आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो कैसे अच्छी जो प्रैक्टिसेस है आपके रोड कंस्ट्रक्शन में को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। ये गुड गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जांपल आपका बनता है। फिर जीएस3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज पे आपका इसको हम लोग ले जा सकते हैं। रोड सेफ्टी एज अ पॉलिसी चैलेंज, वहां पर हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, किस तरीके से अवार्ड के थ्रू इस चीज को प्रमोट कर रही है। रोल इन अचीविंग एसडीजी 9 जो कि आपके इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर आपके एसडीजी 11 जो कि सस्टेनेबल सिटीज से आपके रिलेटेड है। तो यहां पर इस टॉपिक को कनेक्ट किया जा सकता है फॉर योर मीन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो जो नेक्स्ट है आपका दैट इज रिगार्डिंग द ब्रो कैफे। तो इसमें जो ब्रो है वो ब्रो है आपके बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो वाला ब्रो नहीं है, ठीक है। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कैफेज बनाए। तो इसको जो लॉन्च करा है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसमें प्लान है कि हम लोग 75 कैफेज बनाएंगे अराउंड 12 स्टेट्स एंड यूटीज। एम है कि जो टूरिस्ट आपके आते हैं, जो यूजुअली आपके जो बॉर्डर, क्योंकि जो बीआरओज होती है वो ज्यादा बॉर्डर एरियाज में आपकी होती है, तो वहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको प्रोवाइड करवाई जा सके बेसिक एमिनिटीज। वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट किया जा सके इन बॉर्डर एरियाज, क्योंकि जैसे टूरिस्ट आएंगे उनको अच्छे कैफेज फैसिलिटीज मिलेंगी तो ऑब्वियसली वहां स्टे करेंगे, बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पुश मिलेगा, तो बॉर्डर एरियाज का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एंड जनरल द लोकल एम्प्लॉयमेंट, जो लोकल लोग होंगे उसमें काम करेंगे। तो इस आइडिया के साथ ब्रो कैफे जो बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम रोड बनाने का है वो कैफेज बना रहे हैं वहां पर। की फीचर्स क्या है आपके ब्रो कैफेज के, तो ये इसको सेटअप किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस बेसिस अंडर ट्रिपल पी मॉडल। फैसिलिटीज क्या क्या रहेंगी, पार्किंग हो गई 2 एंड 4 व्हीलर्स की, रेस्टरूम्स हो गए फॉर मैन वुमेन डिसेबल्ड फ्रेंडली रहेंगे वो। फिर आपके फूड प्लाजाज रेस्टोरेंट्स हो गए, फर्स्ट एड एमआई रूम्स वगैरह हो गए। एग्रीमेंट रहेंगे आपके फॉर द 15 ईयर्स जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रो कैफेज है वो कहाँ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपके 19 है, लद्दाख में आपके 14 है, जम्मू कश्मीर में आपके 12 है, उत्तराखंड में आपके 11 है, हिमाचल प्रदेश में आपके 7 है, राजस्थान में आपके 5 है एंड उसके अलावा आपके सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया एंड असम हो गया। तो आपने ये देखोगे जितने भी आपके स्टेट्स हैं दैट आर ऑल बॉर्डर स्टेट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर काम करेंगे। आपकी जो इन बिटवीन स्टेट है स्टेट्स है जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर नहीं है ब्रोज कैफेज वगैरह आपके। तो जैसा हमने कहा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका रोल क्या होता है, आपके बॉर्डर रूट्स कंस्ट्रक्शन होता है। तो वहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं लोग आपके जो वहां पर डेवलपमेंट के ये आइडिया को लाया जाए। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट इंप्रूव्स द बॉर्डर टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई जब आपको इतनी अच्छी एमिनिटीज मिलेंगी तो वहां पर लोग आएंगे, वहां स्टे करेंगे, तो इससे आपके क्या होगा, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये स्ट्रेंथन करेगा फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट रीजन्स, क्योंकि ऑब्वियसली भी बॉर्डर एरियाज काफी रिमोट एरियाज होते हैं, तो वहां पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बट ये ब्रो केबल्स इनडायरेक्टली उसको पुश करेंगे कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। इट प्रमोट स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द सेंसिटिव एरियाज, तो जो आपके सेंसिटिव एरिया है वहां पर आपके स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को भी आपकी इंक्रीज करेंगे। इट इज अ वाइडर पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन बॉर्डर एरियाज रोड्स टनल्स एंड ब्रिजेस।
तो जैसे हम देख रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज में जैसे हम रोड्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट है कैफेज बनाना। ठीक है, क्योंकि हमारा होल आइडिया है कि ओवरऑल हमें डेवलप करना है हमारे बॉर्डर एरियाज को। अब थोड़ा सा हम अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे थे, बीआरओ है क्या। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है ये आपकी। ये सपोर्ट करती है आपके इंडियन आर्म फोर्सेस को। ये आपका डेवलप करती है और मेंटेन करती है रोड नेटवर्क्स इन बॉर्डर एरियाज एंड इन फ्रेंडली नेशन। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी दूसरी कंट्रीज में जाकर भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने भूटान में कुछ रोड्स वगैरह बनाई है, म्यांमार में भी हमने बनाई है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। तो वहां पर बीआरओ के ही प्रोजेक्ट्स हैं आपके। प्रेजेंटली बीआरओ जो है वो आपके 19 स्टेट्स और 3 यूटीज में है। अदर जो इसके अलावा जो रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा जो काम है बीआरओ की, दैट इज द स्नो क्लियरेंस, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन से नहीं है, डिजास्टर रिलीफ में भी हम लोग ये अपना रोल प्ले करते हैं। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रिलिम्स में कहां से आपसे सवाल बनाए जा सकते हैं कि भाई पहले तो बीआरओ के बारे में पूछा जा सकता है, उसके पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, फंक्शंस क्या है, और इंटरनेशनल प्रेजेंस। जैसा हमने कहा कि यहाँ पर वो कंफ्यूज कर सकता है आपको कि ये क्या है कि बीआरओ है वो सिर्फ इंडिया के ही में ही प्रोजेक्ट करता है, बट वी हैव सीन कि नहीं, वो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। हमारे जो फ्रेंडली नेशन है वहां पर भी बीआरओ ने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं। फिर कैफेज के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ग्लो कैफे क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये प्राइवेट है कि क्या है। फिर ट्रिपल पी मॉडल्स एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर भी आपके आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जो ब्रो कैफेज है वो किस पे हो रहे हैं, लाइसेंस बेस्ड है अंडर ट्रिपल पी मॉडल। मेंस में कहां पर ये रिलेवेंस है, तो दे आर रिलेवेंट इन जीएस3 एज वेल एज जीएस2। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए आपके जीएस3 का पार्ट बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल फॉर द स्ट्रेटेजी डिफेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टूरिज्म इन सेंसिटिव एरिया रीजन, तो वहां पर हम भी इसको एग्जांपल वो यूज कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ बीआरओ इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी, तो वहां पर हम दिखा सकते हैं कि भाई बीआरओ इज नॉट, जो उसका फंक्शन है दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी में कैसे वो हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द रोड सेफ्टी। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, जिसको हम आईबीआरडी भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इन्होंने क्या करा है, अराउंड $250 मिलियन हमें अप्रूव करे हमारे लोन, जो कि हम यूज करेंगे फॉर द रोड सेफ्टी के लिए। तो जो लोन टर्म्स हैं दैट इज ऑफ वेरिएबल स्प्रेड है। तो 18 ईयर का हमें मैच्योरिटी पीरियड के साथ ये लोन मिला है, जिसमें हमें 5.5 ईयर का ग्रेस पीरियड दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि to reduce the road crash fatalities and the injuries through the institutional reforms and safer road intervention। तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने जो हमें लोन दिया है वो इसलिए दिया है ताकि हम जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमें रोड क्रैश फैटिलिटीज और इंजरीज को कम करना है थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सेफर रोड इंटरवेंशन। क्योंकि आपको पता है कि कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट्स हमारे क्या होता है, इनप्रॉपर हमारे रोड कंस्ट्रक्शन की वजह होते हैं कि बहुत ही शार्प टर्न मिल गया, वहां पर आपके एक्सीडेंट, या फिर आपके पॉटहोल्स आपने देखा होगा, वहां आपके बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को हमें सही करना है ताकि हम लोग रोड एक्सीडेंट को कम कर सकें। की फीचर्स क्या है इस प्रोग्राम की, जो फोकस एरिया रखा गया है वो हमारा रखा गया है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करवाए जाएंगे इन रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, रिजल्ट बेस्ड इंटरवेंशन होंगे हाई रिस्क रोड, स्ट्रेंथन की जाएगी इमरजेंसी मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो यानी कि सिर्फ हम रोड नहीं बना रहे हैं बट हमें बाकी जो आपकी मेडिकल सर्विसेज है उसको भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। फिर बेटर पोस्ट क्रैश केयर्स हमें उसको भी इंश्योर करना है। हम लोग इसमें एस्टेब्लिश करेंगे एक नेशनल हार्मोनाइज्ड क्रैश डेटाबेस सिस्टम फॉर द डेटा ड्रिवन रोड सेफ्टी मेजर्स। तो हमें, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है वो डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है, तो जो डेटाज है वो कितना हमारे लिए इफेक्टिव, उसके हमारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल हार्मोनाइज्ड क्रैश डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हमें आइडिया मिले कि भाई कहां पर क्रैशेस ज्यादा हो रहे हैं, किस वजह से ज्यादा हो रहा है, ताकि उसी के हिसाब से हम प्रॉपर उसमें इंटरवेंशन कर सकें। अगर हम इसके इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स की कवरेज की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर्ड है, तो दीज आर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, गुजरात है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। तो ये आपके स्टेट्स हैं जो कि कवर्ड हैं इस प्रोजेक्ट में। तो ध्यान रहे सारे ऑल ओवर पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है हमारा। फिर बाय रोड सेफ्टी मैटर्स, तो हमें रोड सेफ्टी पे हम ध्यान क्यों दे रहे हैं,
तो इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वर्ल्ड की व्हीकल्स है वो सिर्फ 1% है, लेकिन ग्लोबल क्रैश एक्सीडेंट इंडिया का 10% कंट्रीब्यूशन होता है। तो यानी कि हमारे पास व्हीकल वर्ल्ड प्रपोर्शन में कम है, लेकिन एक्सीडेंट में हम काफी आगे हैं। फिर एनुअल टोल अगर हम देखें तो अराउंड 1.5 लाख डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, और 4.5 लाख इंजरीज होती है। 84% आपकी जो फैटिलिटीज हैं वो रोड यूजर्स हैं अराउंड एज बिटवीन 18 एंड 60, जो कि हमारी सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो यानी कि हमारे जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो इंजर्ड है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट हमारा बढ़ता है। तो हमारी जो इंडिया की जीडीपी पर अगर हम मेजर करें तो इट्स कॉस्ट अस अराउंड 5 to 7% एनुअली, हमारी जीडीपी पे लॉस पड़ रहा है। वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं इसमें, तो मोटरसाइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस। कार एक्सीडेंट में यूजुअली हमारे क्या सेफ्टी मेजर्स काफी अच्छे हैं, आपने देखा एयर बैग्स वगैरह में यूजुअली इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट मोटरसाइकिलिस्ट हो गए, साइकिलिस्ट हो गए, पेडेस्ट्रियन जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उनको गाड़ियां जाके मार देती है। तो सबसे वनरेबल ग्रुप्स वो है। और उनके अलावा और कौन से हैं, हमारे जो पुअर फैमिलीज हैं वो भी वॉर स्टेट है। तो उनके साथ क्या होता है, इनकी इनकम लॉस हो जाती है, हाई मेडिकल कॉस्ट होते हैं और नो सोशल सेफ्टी नेट है। तो इस वजह से अगर मान लो उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोजेक्ट की जो वर्ल्ड बैंक ने हमें अप्रूव करा है लोग, तो इट्स हेल्प अस इन क्रिएट एफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द रोड सेफ्टी। तो हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम लोग कोई एक मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे हम रोड सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। ये अलाइन करता है हमारे जो यूएन एसडीजी टारगेट है 3.6, जो कहता है वी हैव टू हाफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरीज बाय 2030। हमें 2030 तक हमारी जो रोड ट्रैफिक डेथ्स है और इंजरीज है उसको आधा करना है। अभी कितनी है हमारी 1.5 लाख नॉर्मल डेथ हो रही है हमारी एनुअली, 4.5 लाख हमारी क्या हो रहे हैं, इंजर हो रहे हैं। ये सपोर्ट करता है हमारे विजन जीरो अप्रोच को, यानी कि जीरो फैटिलिटीज को, और ये एनहांस करेगा इंडिया कमिटमेंट इन द ब्रासिलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रासिलिया डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो यूपीएससी में कहां पर ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका प्रीलिम्स में आपके सवाल आ सकते हैं वर्ल्ड बैंक लैंडिंग आर्म्स। जो वर्ल्ड बैंक है उसके आपने देखा होगा 5 आपके ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो उसके लैंडिंग आर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे आईडीआरडीओ हो गया, आईडीए हो गया, और वर्ल्ड बैंक कहते हैं किसको, है ना। तो ये चीज रहेगा। फिर नेशनल हार्मोनाइज क्रैश डेटाबेस पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टेट्स कवर्ड अंडर द प्रोग्राम, या फिर इस टाइप का स्टेटमेंट रहेगा कि दिस प्रोग्राम इज पैन इंडिया। तो हमें पता ही नहीं पैन इंडिया नहीं है, कुछ ही स्टेट्स है जहां पर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाए। मेल्स में कहां पर है, तो मेल्स में इसके रिलेवेंस होती है जीएस2 और जीएस3। जैसे इश्यूज इन रोड सेफ्टी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उस पर सवाल आ सकता है। सोशियो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने देखा वर्ल्ड बैंक इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उस पर आपके सवाल आ सकते हैं। फिर इसको लिंक किया जा सकता है विद एसडीजीज एंड विजन जीरो के साथ, उसको लिंक करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है हमारा एनएचएआई का, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया है। तो किस चीज का रिकॉर्ड बनाया है, तो इंडिया ने अचीवमेंट हाईएस्ट अचीव करी है तो ऑफ क्रिएटिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लेन बिट्यूमिनस लेन, जो कि 75 किलोमीटर के लिए। लोकेशन क्या है इस रोड की लेन की, तो ये आपका पड़ता है अमरावती अकोला, जो कि आपके NH53 नेशनल हाईवे 53 महाराष्ट्र में। टाइम टेकन कितना लिया गया है, तो अराउंड 105 आवर्स, यानी 105 आवर्स 33 मिनट्स में इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें अराउंड 720 प्लस वर्कर्स और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट लगे थे। अगर हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहले हमारे पास, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था हमारा कतर का। कतर ने 2019 में रिकॉर्ड बनाया था 25.7275 किलोमीटर का रोड बनाने का इन 10 डेज, बट हमने कितना बना दिया है, 75 किलोमीटर। तो इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ गया। प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वलेंट टू जो आपका है, तो 37.5 किलोमीटर ऑफ 2 लेन पेव्ड शोल्डर रोड है। तो 37.5 को इंटू 2 करेंगे तो 75 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर यह पार्ट है हमारा NH53 नेशनल हाईवे 53, जो कि है आपका आल्सो नोन एज सूरत कोलकाता हाईवे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एनहेंस करेगा आपकी ट्रैफिक मूवमेंट और फ्रेट एफिशिएंसी अक्रॉस
गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये पार्ट है आपके एशियन हाईवे 46 नेटवर्क का, ये आपका पार्ट बनता है। अगर हम NH 53 के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये कनेक्ट करता है आपके हजीरा पोर्ट जो कि गुजरात में है और पारादीप पोर्ट जो कि आपका उड़ीसा में है। और इसकी जो रन टाइम है दैट इज अराउंड, जो कि आपकी लेंथ है वो है आपकी 1949 किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है आपकी। ये कॉम्बिनेशन है ऑफ ओल्ड हाईवे जो कि आपका है NH, जिसको हम लोग सूरत कलकत्ता हाईवे भी कहते हैं, NH 200 जो कि बिलासपुर चांदीकोट के बीच में है, और NH 5 है जो कि चांदीकोट और पारादीप के बीच में है, और इसको हम लोग सूरत कोलकाता हाईवे भी कहते हैं NH 53 को। अगर हम थोड़ा सा NHAI के बारे में देखें तो NHAI आपका स्टैब्लिश हुआ है इन 1995, और इसका जो स्टेटस है तो ये है एक आपकी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके अंदर है ये आपके एज ऑटोनोमस बॉडी काम करता है। रोल क्या है इसका? तो इसका रोल है आपका डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क। तो जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं उसको बनाने का, उसको मेंटेन करने का और उसको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंटली इसकी चेयरमैन आपकी है अलका उपाध्याय। की इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं NHAI ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन्होंने एक आपने देखा होगा फास्टैग जो कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, वो आपने इन्होंने प्रोजेक्ट था। भारतमाला परियोजना ये NHAI का प्रोजेक्ट है। हाईवे डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ग्रीन हाईवे पॉलिसीज, ये भी आपका किसका है? NHAI का प्रोजेक्ट है। तो यानी ग्रीन हाईवे पॉलिसीज क्या है, जो आपके हाईवेज हैं उसके बगल में आपके ग्रीनरीज वगैरह को भी प्रमोट करते हैं ना, तो उस टाइप से आप देख सकते हो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके NHAI के हैं। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें कि भाई यूपीएससी में इस टॉपिक की क्या रिलेवेंस है, तो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे NH 53 के बारे में सवाल आ सकता है। और ध्यान रखिए जैसे हमने देखा है कि नेशनल वाटरवेज पे कई बार आपके सवाल आए हुए हैं, ठीक है, रेलवेज पर आपके सवाल आए हुए हैं, तो ऐसी हाईवेज पर भी आ सकता है। कनेक्टिविटीज किसको कनेक्ट करता है उस पर सवाल आ सकता है। फिर आपका जो एशियन हाईवे नेटवर्क है AH56, इसके बारे में पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, कहाँ है। फिर रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ NHAI के बारे में पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ऑटोनोमस बॉडी है कि डिपेंडेंट क्या है, या फिर उसका डिपार्टमेंट है। फिर क्या क्या रूल्स है इसके। अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें GS3 में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक, कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉजिस्टिक को बूस्ट करने में, इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर पब्लिक सेक्टर्स अचीवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी है उसमें NHAI जो कि आपका पब्लिक सेक्टर है वो भी कैसे काम कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग हर चीज के लिए ट्रिपल P मॉडल या प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रिपल P's इन हाईवेज, तो हाईवेज में आपकी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है, ट्रिपल P मॉडल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, वहां पर इसको लिंक किया जा सकता है। फिर आपका लिंक किया जा सकता है इस टॉपिक को विद भारतमाला परियोजना और गति शक्ति फॉर द फ्रेट एफिशिएंसी। तो जैसा आपको पता है कि भारतमाला परियोजना हमारी एक चल रही है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो उसमें NHAI को लिंक करवा के पूछा जा सकता है कि भाई कैसे NHAI उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर गति शक्ति, जैसे हमने बताया कि गति शक्ति हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिकल को फास्ट करने के लिए PM गति शक्ति हमारा एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च करा है। तो उसमें NHAI कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या चीजें कर रही है, तो वहां पर इस चीज को इस तरीके से इसको लिंक किया जा सकता है। तो ये सारे आपके लिंकेजेस होते हैं इस टॉपिक के। तो these are the important current affairs from the past 2 years related to the road। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।